आज के क्लास में हम लोग टीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग वैक्सीन के नाम से जानते हैं और इससे प्रतिरक्षीकरण भी देखने वाले हैं। किसी इम्यूनाइजेशन कैसे होता है, हम लोग प्रतिरक्षा इससे कैसे बचाव उत्पन्न होता है। जब हम लोग टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, तो उससे हम लोग कैसे हम लोग उस जो रोग होता है, बीमारी होता है, उससे बचाया जाता है। इसमें दिए एडवर्ड जेनर नामक एक अंग्रेज चिकित्सकीय ने निरीक्षण कर पाया कि ग्वाले या पुरुष या महिला जो सर्वदा गायों के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि जो पुरुष या महिला हो वो गायों के संपर्क में रहते हैं, जिन्हें काउपक्स या चेचक कहते हैं। इससे एक बीमारी होती है जो चेचक बीमारी यहाँ पे दिया हुआ है। ये चेचक के प्रतिरोधी हो जाते हैं, अर्थात उनको चेचक होने की खतरा बहुत कम रहती है। पुनः गाय के घाव चेचक का घोड़ा से मवाद में कुछ द्रव मिलाकर एक अन्य आदमी के शरीर में सुई द्वारा प्रवेश करा दिया गया। फिर उस आदमी को चेचक रोगी के संपर्क में रखा गया तो उसे रोग का प्रतिरोधी पाया गया। हमें बताया जा रहा है कि एक इंसान को ही, एक आदमी को ही जो गाय का घाव होता है, चेचक का घोड़ा से उसका जो मवाद होता है, मवाद लेकर कुछ द्रव मिलाकर एक अन्य आदमी, मतलब कोई इंसान है, उसको शरीर में वो इंजेक्ट कर दिया गया सुई के द्वारा। उसका मवाद, जो घाव हुआ है उसका मवाद लेकर, वो जो चेचक वाला घाव हुआ है, ठीक है, उसका मवाद लेकर उसको दूसरे के शरीर में, इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया, भेज दिया गया। तब देखा गया कि अब उस इंसान को जिसको ये बीमारी हुआ है उसके संपर्क में रखा गया, फिर भी उसको ये बीमारी नहीं हुआ, ये पाया गया। कई वर्षों बाद लुईस पास्चर नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा दिखाया कि चेचक जैसे अनेक प्रकार के रोग विषाणु से पैदा होते हैं। तो देखा गया कि जो चेचक होता है, चेचक जैसे अनेक प्रकार के रोग, चेचक का बोल सकते हैं वही जो घाव टाइप का निकल जाता है शरीर में, उसको हम चेचक कहते हैं। तो ये चेचक जैसे बहुत प्रकार के जो रोग होता है वो किससे होता है, ज़्यादातर देखा गया कि वो विषाणु से होता है, ठीक है। तो रोगाणुओं के अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश कराकर विभिन्न रोगों के प्रतिरक्षा पैदा करने की क्षमता आ जाती है। अब देखो, सिंपल या साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो रोग हुआ रहता है उसका अल्प मात्रा लेकर किसी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उससे लड़ने की क्षमता हम लोगों के शरीर में क्या हो जाता है, बन जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र हम लोगों के शरीर में तैयार हो जाता है। पास्चर ने इस क्रिया को ही क्या नाम दे दिया, टीका या वैक्सीन कहा गया। कहने का मतलब है कि किसी को कोई बीमारी हो रहा है, जिस रोगाणु के कारण हो रहा है, जिस विषाणु के कारण या जिस सूक्ष्म जीव के कारण हो रहा है, उस सूक्ष्म जीव के अल्प मात्रा क्या करना है, थोड़ा मात्रा हम लोग अपने शरीर में क्या कर लेना है, इंजेक्ट करा लेना है। जैसे हम लोग शरीर में थोड़ा सा उसका मात्रा आएगा तो उसके प्रति हम लोग शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो जाता है, उसके प्रति हम लोग शरीर में क्या हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो जाता है। उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये सिंपल चीज़ है। टीकाकरण में रोगजनक या एंटीजेनिक प्रोटीन, रोगजनक की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इन एंटीजेंस द्वारा प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया तथा मेमोरी बी एवं टी कोशिका का उत्पन्न होता है और ये रक्षी अणु एक बार बन जाने के बाद कुछ समय तक शरीर में बने रहते हैं और उस अवधि में यह उस रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है। तब ये मेमोरी टी एवं बी कोशिका उन्हें पहचान लेते हैं और पहचान कर उन्हें क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। प्रचुर परिमाण में लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी निर्माण हो जाता है जो इसे मार देते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ, बात को समझना है कि अगर जब हम लोग उसको जो भी रोगजनक है जिससे रोग हम लोग को हो रहा है, जो भी रोगजनक है जिससे हम लोग को रोग हो रहा है, उसका थोड़ा सा मात्रा लेना है। क्या लेना है, अल्प मात्रा लेना है। अल्प मतलब थोड़ा सा मात्रा लेकर हम अपने शरीर में जब इंजेक्ट करते हैं, किसी भी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग पता है कि बी मेमोरी कोशिका होता था, टी कोशिका होता था, जो क्या करता है, उसको मेमोराइज करके रख लेता है और वो कुछ अवधि तक ये मेमोराइज करके हम लोग शरीर में रखता है।
जैसे ही अगर दोबारा हम लोग शरीर में इंटर करता है तो तुरंत उसको पहचान लेता है। अब पहचानते ही वो क्या बना लेता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और एंटीबॉडी का निर्माण करके उसको नष्ट कर देता है। ये रोधी क्षमता प्रतिरक्षा और पैदा करने की क्रिया को हम लोग प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो ये हम लोग जो तरीका अपनाए टीका देकर हम लोग को शरीर में एक प्रतिरक्षा उत्पाद एंटीबॉडी का निर्माण करना, इसी को हम लोग प्रतिरक्षीकरण के नाम से जानते हैं। सिंपल चीज़ आप ध्यान में होना चाहिए कि टीका कहीं पर पूछा जाए टीका क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है या वैक्सीन क्या होता है, आप लोग शायद अब लिख पाएंगे। अगर कभी कभी टीका के बारे में पूछ भी देता है तो टीका कैसा करते हैं, टीका हेडिंग डाल लेना है, वैक्सीन लिख लेना है। टीका बोला जाए या वैक्सीन भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। वैक्सीन क्या होता है, टीकाकरण में जो रोगजनक एंटीजन प्रोटीन या रोगजनक के अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इतना लिखना, शरीर में प्रवेश करा दी जाती है, शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। जिसके कारण जब यह रोगजनक हम लोग शरीर में प्रवेश करता है, इसके कारण जब यह रोगजनक हम लोग शरीर में दोबारा प्रवेश करता है, दोबारा प्रवेश करता है, तब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो इसे मार देता है। इसी प्रक्रिया को टीका कहते हैं। इस बात को ध्यान में, इसी प्रक्रिया को वैक्सीन कहते हैं या टीका कहते हैं। सिंपल चीज, बस इतना ध्यान में रखना। कुछ टीका वगैरह का नाम भी दिया हुआ है, डिप्थीरिया, टेटनस, खांसी, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइफी, ये सब के जो टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका होता है, तो एक ही टीका आता है DTP HBI टीका लगाया जाता है। वैसे ही हेपेटाइटिस बी का भी टीका लगता है। चेचक एवं टीबी के लिए भी टीका लगता है। चेचक जो बीमारी है जो हो जाता है शरीर पर घाव की तरह, टीबी के लिए भी टीका लगता है और टीका का नाम है BCG। वो टीका का नाम क्या है, BCG टीका लगाया जाता है। पोलियो के लिए भी टीका लगता है, DTP का HBI टीका के माध्यम से 2 और 3 और 4 महीने में बच्चों को पोलियो का टीका दिया जाता है। 2, 3 और 4 महीनों में ये टीका दिया जाता है। आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है वो है 100 असंक्रामकाय बीमारियाँ। 100 असंक्रामकाय बीमारियाँ, ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, हम यह जानते हैं कि किसी विशेष परिस्थान में मनुष्य और जंतुओं एंटीबॉडी किलर लिम्फोसाइट का संश्लेषण कर सकता है। हम लोग पता है कि मनुष्य या कोई भी जंतु में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं किलर लिम्फोसाइट, जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसका संश्लेषण कर सकता है किसी भी परिस्थिति में, जो अपने शरीर के घटकों पर कार्य करता है। और इस प्रकार एंटीबॉडी को 100 एंटीबॉडीज कहते हैं। जब ये अपने आप एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जब ये हमारे शरीर में अपने आप एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, उसके लिए बाहर से कुछ नहीं देना पड़ता है, तो उसको हम 100 एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। जो शरीर में साधारण असंक्रामकाय तंत्र पूर्ण रूप से तोड़ के विभिन्न प्रकार के 100 असंक्रामकाय बीमारियों को पैदा करता है। यह बीमारी शरीर को कोशिका के ऊपर स्थित 100 एंटीजन पर निर्भर करती है। अब जो 100 अपने आप जो हम लोग शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न करता है, एंटीजन जो बाहर से नहीं आया रहता है लेकिन शरीर के अंदर ही रहता है, जब लाल उर्धित कोशिकाओं के ऊपर मौजूद होते हैं तब वे लाल उर्धित कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। वह अनीमिया नामक बीमारी होती है। इस तरह से जब ये अपना पेशी कोशिकाओं पर स्थित होती है तो पेशी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है।
रोगी को विशेष दुर्बलता आने लगता है, मतलब पतला होने लगता है। इस प्रकार से बीमारी के बारे में बताया जा रहा है कि 100 एंटीजन का निर्माण होना। 100 एंटीजन मतलब क्या होता है? ये हम लोग एंटीजन का मतलब हम लोग जान चुके हैं कि जो हम लोग बाहर से कोई भी जीवाणु जब हम लोग बाहर से शरीर में इंटर करता है, कोई भी जीवाणु जब हम लोग शरीर बाहर से शरीर में इंटर करता है तो उसको हम लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं एंटीजन हम लोग शरीर में पैदा हो जाता है। ये बाहर से नहीं रहता, शरीर में हम लोग खुद पैदा हो जाता है, जो अलग अलग बीमारियों को बनाता है। जैसे अगर ये रुधिर के लाल रुधिर कोशिकाओं पे चला जाएगा तो वहाँ पे जाने के कारण एक बीमारी होता है एनीमिया, तो एनीमिया बीमारी हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग पेशी कोशिकाओं में चला जाएगा तो उसको ये नष्ट करने लगेगा, तो वो भी हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रकार कुछ न कुछ बीमारी हम लोग को देखने को मिलता है इसके कारण। अब अगला जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? हम लोग का एलर्जी है। एलर्जी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है एलर्जी के बारे में। देखो एलर्जी तो बहुत प्रकार का होता है, हम कुछ एलर्जी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मल हम लोग एलर्जी बहुत प्रकार के देखने को मिलता है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी रहता है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी रहता है, जिसके कारण मन में घबराहट भी होता है। इस प्रकार का हम लोग देखने को मिलता है। ये छींकना, आँख आना, आँख में पानी आ जाना बार बार, ये सब भी एलर्जी में ही आता है। बार बार किसी को छींक आता है, किसी के महक से कोई चीज़ से छींक आने लगता है, तो ये सब चीज़ें एलर्जी में आता है। कभी कभी हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, जैसे पूरे शरीर में त्वचा का लाल हो जाना, लाल होना, पूरे शरीर में त्वचा का लाल होना, ये भी एक प्रकार का क्या है? एलर्जी है। बार बार किसी को छींक आना, ये भी एलर्जी में ही आता है। आँखों में पानी आना बार बार, ये भी क्या आता है? एलर्जी में ही आता है। त्वचा पर चकता होना, चक्का टाइप का बन जाता है, ये भी एलर्जी में ही आता है। ये सब चीज़ें जो होता है ये सब हम लोग एलर्जी में पाते हैं। कोई विशेष प्रकार के भोजन या धूलकण या किसी पौधे के परागकण आदि के कारण इन सभी को हम असंक्रमण प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो, अब ये सब के कारण या कोई परागकण हो सकते हैं, या भोजन के कारण या कोई धूलकण के कारण जब हम लोग को छींक आए, बार बार कुछ उससे दिक्कत आए, तो उसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जितना भी प्रक्रिया होता है इसको हम लोग असंक्रमण प्रक्रिया कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इम्यून सिस्टम के कारण ऐसा हम लोग को रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो हम प्रत्येक प्रतिक्रिया एक एलर्जी का उदाहरण होता है। जितना भी ये प्रतिक्रिया हम लोग को देखने को मिलता है सबको एलर्जी का एक उदाहरण कहते हैं। एलर्जी उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेंस से होता है। एलर्जी का उत्पादक पदार्थ किससे ये बनता है? ये एंटीजेंस से ही बनता है। कहने का मतलब एंटीजन जब हम लोग शरीर में इंटर करता है तो उसी कारण से क्या होता है? एलर्जी उत्पन्न होता है। एलर्जी में ऊतक फूल का लाल रंग का हो जाता है। एलर्जी जब होता है, जो हम लोग का ऊतक होता है वो फूल का लाल रंग का हो जाता है और फूल जाने लगता है शरीर पर, जगह जगह पर ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले एलर्जी के बारे में हेडिंग डालना है और यहाँ सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ये सब एक विशेष प्रकार की एलर्जी ही है, इस बात को ध्यान में रखना है। एंटीबॉडी के भीतरी श्रृंखला में मौजूद स्थिर भाग में उपस्थित ग्राही एंटीबॉडी जो हम लोग शरीर में होता है, अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी हम ऊपर में भी दिखाए थे और सारा एंटीबॉडी अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, ये हम वहाँ पे दर्शाए थे। उपस्थित ग्राही ऊतक में मास्टर कोशिका ग्राही से संबंध बनाता है। जो एंटीबॉडी होता है वो मास्टर कोशिका से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, जो माइंड में पाया जाता है। इससे कुछ नहीं होता है, जब विशेष एंटीजेनिक डिटर्मिनेटेड एंटीबॉडी एंटीजन बंधन स्थान से बनता है, तब मास्टर कोशिका द्रव्यवर्णक के साथ हिस्टोमिक स्रावित करता है और ये हिस्टोमिक ऊतक के लाल होना, फूलना, नोचने का, खुल जाने का ये सब काम करने लगता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। बेसिकली ये चीज़ होता नहीं, एंटीजन जो होता है अभी भी वही एंटीजन जो हम लोग शरीर के बाहर से आया हुआ रहता है, जो जिसके कारण हम लोग अलग अलग एलर्जी देखने को मिलता है। तो वो एंटीबॉडी के साथ जुड़ने के बाद ऐसा ऊतकों में कुछ ना कुछ कभी कभी दिक्कतें देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग एलर्जी के नाम से। आगे हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इतना सारी चीज़ें लिखवाएंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है जिसको लिखने में हम लोग हेल्प मिले। ठीक, तो कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है।
तो ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जो प्रायः कोशिकाओं से बनता है। तो जब ट्यूमर का निर्माण हम लोग के शरीर में होता है, कोई भी कोशिका में होता है। एक कोशिका में ट्यूमर का निर्माण होता है, जो घाव टाइप हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोशिका को खराब करता है। कोशिका विभाजन के एक नियंत्रित क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया नहीं दर्शाता है। अब देखो, ये चीज़ लिखा हुआ है कि जिस कोशिका में ट्यूमर हो जाता है, उसका जो वृद्धि होता है, नियंत्रण होता है, वो सामान्य नहीं होता है। जैसे नॉर्मल हम लोग को जो कोशिका में वृद्धि और नियंत्रण हम लोग देखने को मिलता है सामान्य, वैसा उसमें नहीं होता है जिस कोशिका में ट्यूमर हो जाता है उसमें। तथा अनियमित रूप से टूटकर कोशिकाओं में झुंड बनाता है। अनियमित रूप से टूटेगा और कोशिका में झुंड के निर्माण करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर का निर्माण होता कब है कोशिका में, जब उसका वृद्धि नियंत्रित ना हो, वृद्धि जो हो रहा है वो नियंत्रित नहीं हो और ये टूट फूट कर एक झुंड का निर्माण करने लगता है कोशिका के अंदर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं इसको। ट्यूमर जो होता है दो प्रकार का होता है। तो देखो, ट्यूमर क्या हो गया, तो जब कोशिका में अनियमित वृद्धि होता है। सबसे पहले तो कैंसर हेडिंग डालना है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो कैंसर में सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, तो कैंसर में सबसे पहले पहला डॉट हम लोग ट्यूमर के बारे में जानेंगे। ट्यूमर क्या होता है, तो ट्यूमर के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। लिखना है, जब एक कोशिका में सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया नहीं दर्शाता है, जब एक कोशिका में सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया नहीं दर्शाता है तथा अनियमित रूप से टूटकर कोशिकाओं का झुंड बनाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है कि ट्यूमर क्या है। अब ये जो ट्यूमर होता है, ये दो प्रकार का ट्यूमर देखने को मिलता है। एक होता है वेनाइन और ट्यूमर होता है, दूसरा होता है मैगिनेट ट्यूमर। एक होता है, अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ विगाइन ट्यूमर, दूसरा है मैगिनेंट ट्यूमर, ठीक है। तो ये दो प्रकार का ट्यूमर हम लोग को देखने को मिलता है। आगे लिखना है, ट्यूमर डॉट करके, ट्यूमर दो प्रकार का होता है। ट्यूमर दो प्रकार का होता है। दोनों का नाम लिखना है। पहला का नाम लिखना है विगाइन ट्यूमर, इसको बोलेंगे विगाइन ट्यूमर। क्या कहेंगे, बी से लिखा हुआ है विगाइन ट्यूमर, विनाइन ट्यूमर, इसको विनाइन ट्यूमर के नाम से जानेंगे। दूसरा जो होगा इसका, दूसरा लिख लेना है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये दो प्रकार के ट्यूमर हम लोग को देखने को मिलता है। इन विनाइन ट्यूमर अपने वास्तविक स्थान पर केंद्रित रहता है, ये अपने वास्तविक स्थान पर बने रहता है तथा अनियमित रूप से वृद्धि नहीं करता है। ये जो ट्यूमर होता है ये अनियमित रूप से वृद्धि नहीं कर सकता। कौन, विनाइन ट्यूमर। उदाहरण स्वरूप मस्सा को लिया जा सकता है। तो मस्सा जो होता है, हम लोग का जो मस्सा निकलता है शरीर में, वो विनाइन ट्यूमर में आता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का अगर बात करेंगे, ये तेजी से वृद्धि करता है तथा सक्रिय रूप से शरीर में अंगों में अग्रसित होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि करता है। वास्तव में इसे ही कैंसर कहा जाता है। तो जो दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यही वास्तव में ट्यूमर कैंसर कहलाता है, इसलिए कि बहुत तेज़ी से वृद्धि हम लोग को शरीर में देखने को मिलता है और ये बहुत घातक होता है। लेकिन विनाइन ट्यूमर उतना घातक नहीं होता, ये भी घातक बन जाएगा अगर ज़्यादा दिनों तक वैसे बना हुआ रहे तो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलता है। किसी भी वास्तविक कैंसर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने की शक्ति को अर्जित कर शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब हम लोग जब कैंसर हो जाता है तो जो कैंसर होता है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को में तेजी से वृद्धि करने लगता है और पूरे शरीर को क्षतिग्रस्त करने में लग जाता है।
इस क्रिया को एक नाम देते हैं मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग शरीर में कोई भी एक ट्यूमर उत्पन्न होगा, ठीक है, जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है और शरीर में बहुत हर एक कोशिकाओं तक ये पहुँचने की कोशिश करता है और पूरे शरीर को ये नष्ट करना चाहता है। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स है। अपने स्वभाववश पीड़ा रहित जैसे मासा अथवा हानिकारक होते हैं। जो मासा वगैरह बनता है वो भी हानिकारक होता है। हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर उसे नष्ट करने का काम शुरू करता है। जो हानिकारक ट्यूमर बनता है वो क्या करता है, तेजी से कोशिकाओं में वृद्धि करता है और कोशिकाओं में वृद्धि करके अलग अलग अपने आसपास के जो ऊतक होते हैं उसको नष्ट करने में लग जाता है। उसको ये नष्ट करने में लग जाता है तथा व्यक्ति विशेष की प्रायः मृत्यु भी हो जाती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रायः इसमें मृत्यु हो जाता है। अन्य परिस्थितियों में कैंसर कोशिकाएं टूटकर रुधिर अथवा लसिका की सहायता से शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर ऐसी कोशिकाओं का झुंड का निर्माण करती है। इसे मेटास्टैसिस हम लोग कहते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो कोशिका वाला जो कैंसर वाला जो कोशिका होता है टूटता है, टूटकर रुधिर में आ जाता है, रुधिर और लसिका में आ जाता है। उसी की सहायता से ये पूरे शरीर में फैल जाता है और अपने झुंड के झुंड निर्माण करते जाता है पूरे शरीर में। उसी को हम लोग नाम देते हैं मेटास्टैसिस के नाम से जानते हैं। आगे दिया है सार्कोमा। सार्कोमा संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर जैसे अस्थि चर्बी अस्थि में हो सकता है, कास्थि में हो सकती है आदि सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा जो होता है ये संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर है। इसमें ये होता है, ये संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर है। चर्बी में, अस्थि में ये सब में ये कैंसर हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, इस बात को ध्यान में। लिम्फोमा में भी होता है। लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। जो लसिका ऊतक में अगर कैंसर होता है तो कार्सिनोमा बोलते हैं। अच्छी अधीक्षक ऊतक में होने वाले थे, त्वचा वाला में कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। जब त्वचा में कोई प्रकार का कैंसर होता है और इसमें इसका मात्रा देखने को मिलता है 85% तक ये फैल जाता है। लाइपासा में दिया हुआ लाइपोसा वसा ऊतक में होने वाला जो कैंसर होता है उसको हम लोग लाइपासा कहते हैं। इस चीज़ें दिया हुआ है। ल्यूकोसिया दिया हुआ है, लिकोसमिया रुधिर कोशिका। जब रुधिर में कैंसर होता है तो उसको हम लोग लिकोमिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिकोमिया कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। आगे अगर बात करेंगे, प्रायः ऐसा देखा गया है कि लगभग 70% मनुष्य की आबादी जिसकी उम्र 60 से अधिक होती है वे कैंसर से पीड़ित होते हैं। जो 60 से अधिक हो जाते हैं जिनका उम्र, 70% आबादी देखने को मिलता है पूरा दुनिया में जो मनुष्य क्या होता है कैंसर से पीड़ित होते हैं। बच्चे जिनकी आयु सीमा 3 से 13 वर्ष के बीच होती है इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इस बीमारी से ग्रसित होते हैं जो 3 से 13 साल की एज के बीच में होते हैं। औरतों की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। कैंसर से होने वाले मृत्यु औरतों का ज़्यादा होता है पुरुष की तुलना में। एक गणना के आधार पर ऐसा देखा गया है कि धूम्रपान, शराब पीना, प्रदूषित भोजन, विषाणु जैसे कारकों के कारण व्यक्ति प्रायः इस रोग से ग्रसित हो जाता है। मतलब एक गणना किया गया, सर्वे किया गया है जिसमें ऐसा देखने को मिलता है। पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि इसी से होता है, लेकिन ज़्यादातर इससे होता है। धूम्रपान करने से, शराब पीने से, प्रदूषित भोजन खाने से ज़्यादातर इससे देखने को मिलता है कैंसर। कैंसर के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ऐसा पता चला है कि ट्यूमर का आंशिक परिवर्तन क्रम में ट्यूमर कोशिकाएं अनगिनत जेनेटिक परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए एक साधारण कोशिका की कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती है। यह ऑन्कोजेनेसिस कहलाता है।
तो देखो कैंसर जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर का जो निर्माण होता है ये साधारण सा कोशिका ही क्या होता है ट्यूमर में बदल जाता है। इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि किस प्रकार का कोशिका हो, कोई भी साधारण सा कोशिका में ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग आप एक्नोजेनेसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस क्रिया को पूरा करने में प्रायः विकिरण, रासायनिक, यौगिक और कुछ विषाणु जैसे तत्व भी सहायक होते हैं। तो विकिरण के कारण से भी ऐसा होता है ट्यूमर, और कुछ विषाणु के कारण से भी ट्यूमर उत्पन्न होता है, इस प्रकार से बताया गया। यह इस संदर्भ में हम दो दो प्रकार के जीन्स को जानते हैं जिनमें उत्परिवर्तन के कारण भी कोशिका के कैंसरमय हो जाते हैं। तो जब कुछ दो प्रकार के जीन्स भी होता है, दो प्रकार के जीन्स देखने को मिलता है जिसमें उत्परिवर्तन होने का, अचानक से कोई परिवर्तन होने का कारण कैंसर देखने को मिल जाता है। ये दोनों जीन्स वैज्ञानिक स्वरूप में कौन कौन सा है? तो पहला दिया है ऑन्कोजीन्स, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये दो प्रकार के जीन्स होते हैं जो क्या करता है, उत्परिवर्तन करके ट्यूमर का निर्माण कर देता है, उत्परिवर्तन करके ट्यूमर का निर्माण कर देता है। कौन कौन सा दो प्रकार का है? ऑन्कोजीन्स, दूसरा है ट्यूमर सप्रेशन जीन। ऑन्कोजीन के बारे में दिया हुआ है। कोई भी चीज जब किसी साधारण कोशिका को एक वाट बनाने वाली कोशिका में बदल देती है, मतलब बोल सकते हैं कि वैसा कोशिका में बदल देती है जिसमें ट्यूमर उत्पन्न हो जाए, उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। कोई भी साधारण कोशिका रहेगा उसको ट्यूमर कोशिका में परिवर्तित कर देगा, उसको हम ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। कोशिकीय ऑन्कोजीन साधारणतः सेलुलर जीन से बनता है। कोशिकीय जो ऑन्कोजीन का निर्माण होती है किससे निर्माण होता है? तो सेलुलर जीन से बनता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स का निर्माण म्यूटेशन के द्वारा होता है। म्यूटेशन मतलब उसमें कुछ परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। वायरस ऑन्कोजीन्स का निर्माण प्रोटो ऑन्कोजीन्स से होता है। तो वायरस वाला जो ऑन्कोजीन्स होता है वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स से होता है, जिसका परिवर्तन रेट्रो वायरस के रूप में होता है। डीएनए ट्यूमर वायरस की स्पष्ट कोशिका उत्पत्ति के बारे में अब तक कोई ज्ञान नहीं हुआ। डीएनए ट्यूमर वायरस भी होता है लेकिन इसके बारे में कुछ अभी स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ। दूसरा है ट्यूमर सप्रेशन जीन। चलिए देखते हैं क्या तक हो सकता है, तो खत्म भी कर दे इसका और खास ट्यूमर सप्रेशन जीन एक देख लेते हैं। इस प्रकार के जीन मास्सा निर्माण को रोकता है। इस प्रकार के जो जीन होते हैं मास्सा निर्माण को रोकता है। जब सक्रिय जीन की कमी होती है तब शरीर में कैंसर की बीमारी पैदा हो जाती है। अब देखो ये तो पहले मास्सा निर्माण को रोकता है, लेकिन जब इसका जैसे ही कमी होता है तो कैंसर बीमारी पैदा हो जाता है। वही मतलब मास्सा का निर्माण होने लगेगा, मास्सा निर्माण होगा तो वैसा है कि वो जीन कुछ परिवर्तन दिखाने लगेगा और उसमें अचानक से ट्यूमर उत्पन्न हो जाएगा। तो वही चीज़ें इसमें दिया हुआ है। इसमें और कुछ देखेंगे नहीं, आगे चलते हैं। कुछ विषाणु से भी जो हम लोग कैंसर होता है उसके बारे में दिया हुआ है। मैक्सिको वायरस के ग्रुप में पाए जाने वाले विषाणु जिनके जीनोम एक सूत्री आरएनए होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में मतलब मैक्सिको वायरस एक होता है, वायरस विषाणु को ही वायरस हम लोग कहते हैं ना। तो कौन सा वायरस होता है? तो मैक्सिको वायरस से कैंसर का बीमारी देखने को मिलता है। मैक्सिको वायरस ध्यान में रखना है। ये साधारणतः सर्वाधिक कोशिका कैंसर कोशिकाओं में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे ही हम लोग शरीर में आता है उस जो साधारण सर्वाधिक कोशिका होता है उसको कैंसर में ये परिवर्तित कर देता है, ऐसा देखने को मिलता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया हुआ है। कैंसर बीमारी प्रायः कोशिकाओं के कार्यों तथा आनुवंशिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो जब उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो आनुवंशिक संरचना है या कोई भी उसमें ऐसा कोई कारक है जो अचानक से उसमें परिवर्तन आ गया, जिसके कारण कैंसर देखने को मिल जाता है। म्यूटेशन का मतलब याद रखना, उसी को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, हिंदी में उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं।
एक्सरे किरण के कारण भी हो सकता है उत्परिवर्तन, रेडियो एक्टिव किरण के कारण भी, या सरसों गैस के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है उत्परिवर्तन की घटना, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग शरीर में ट्यूमर हो जाता है। एक्सरे वगैरह रेडियो एक्टिव किरण का प्रयोग जब किया जाता है किसी भी बीमारी के तहत, उस दौरान भी ऐसा हो सकता है। हार्मोनल सिद्धांत के कारण भी कैंसर देखने को मिलता है। हार्मोनल सिद्धांत के कारण अगर बात करेंगे तो बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण हम लोग को देखने को मिलता है कैंसर होता है। और इसके उदाहरण स्वरूप एक दूध ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब के कारण भी क्या होता है, कैंसर का निर्माण होता है। दूध ग्रंथि हम लोग देखते हैं, दूध में मेमोरी ग्लैंड होता है जिससे माँ का दूध पिलाया जाता है, तो उसमें भी कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का ये हार्मोनल डिजीज होता है, हार्मोन की कमी बेसी के कारण ऐसा होता है। रोग के निदान के बारे में बात करेंगे कि इसका बचाव क्या है। कैंसर का अगर बचाव पूछेंगे तो मैलिग्नैंट कोशिका का औद्योगिकीय अध्ययन, मतलब इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया जाए तभी जाके इसके बचाव के बारे में बता सकते हैं। रुधिर संबंधित जांच, असामान्य स्वेद रुधिर कोशिकाओं की खोजना। तो देखो, एक तो रुधिर संबंधित हमेशा जांच कराना चाहिए कि हो सकता है रुधिर में तो कुछ प्रकार का इस प्रकार का नहीं हुआ है ना, और श्वेत रुधिर कोशिका जो उसको खत्म कर सके, जो उत्पन्न, इसलिए श्वेत रुधिर कोशिका होता ही है किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए, इसलिए इसी में हम लोग एंटीबॉडीज हम लोग को देखने को मिलता है। अस्थि मज्जा का बायोप्सी जांच कराते रहिए कि इस प्रकार कोई बीमारी तो हुआ तो नहीं है। ये सब चीज़ें कुछ दिया हुआ है। अब देखो, कैंसर की जांच है जो एक्सरे किया जाता है, टी स्कैन भी किया जाता है, जैसे कैंसर के जांच के लिए किया जाता है। ये सब आप लोग करा कर चेक करा सकते हैं। ये सब कुछ उपचार दिए, निदान दिया हुआ है। और उपचार का बात करें तो अलग अलग उपचार हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि और हम लोग इसमें कैंसर में क्या क्या उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है उपचार में शल्य चिकित्सा, सर्जरी द्वारा ऑपरेशन करके जो जिस कोशिका में ट्यूमर हुआ रहता है उसको काट कर हटा दिया जाता है, जिससे काम क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये सर्जरी पहला। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, उपचार के इस क्रम में शरीर के निश्चित क्षेत्र को रेडिएशन बहुत ही सर्वाधिक पूर्वक नियंत्रित रूप से दिया जाता है। इसलिए इसका जो मस्सा होता है, ट्यूमर जो बनता है, खास हिस्से का चुनाव कर प्रत्येक दिन निश्चित समय पर रेडिएशन देना चाहिए। तो ये रेडिएशन दिया जाता है जिसको ट्यूमर को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी है कैंसर बीमारी के लिए अधोलिखित कुछ दवाइयाँ हैं जो स्वभाव कैंसर विरोधी होता है। जो कैंसर के रूप में कुछ दवा दिया जाता है, दवा खाकर ठीक किया जाता है, उसको कहते हैं कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। और दवा का कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 नाम दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का व्यवहार विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने की योग्य की बात है, अभी तक कैंसर वैक्सीन का आविष्कार नहीं किया गया। तो ये भी जाने कि कैंसर वैक्सीन का अभी तक कोई आविष्कार नहीं किया गया। प्राय ऐसा देखा गया है कि कैंसर के रोगी का मस्सा बनने, जो ट्यूमर बनता है, बनने की जगह पर काफ़ी दर्द होता है। ऐसी परिस्थिति में धीमी प्रवाह वाली दर्द निवारण गोलियाँ जैसे पैरासीटामोल दिया जाता है, एस्पिरिन दिया जाता है, सबका व्यवहार किया जाता है जिससे वो क्या हो, दर्द का निवारण किया जा सके। ये सब कुछ थेरेपी दिया हुआ है, कुछ बचाने का तरीका दिया हुआ है कि हम लोग कैसे बीमारी को बचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो रह गया व्यसन जनित रोग, एडिक्शन रोग के बारे में पढ़ने वाले, जो एडिक्ट होकर लोगों को अलग अलग बीमारी लग जाता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।